अस्सलाम वालेकुम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए बताना चाहता हूँ कि आई एम बेसिकली फिफ्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट एंड currently preparing for USMLE. So now this time I'm preparing for पैथोमा। तो एक्चुअली मैं मेरी वीडियोस बनाने के पीछे एक पर्पस है कि देखिए मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट हूँ। मैं एक ऐसा स्टूडेंट जिसको अक्सर कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है। तो मैं समझ मानता हूँ कि 30-40% एवरेज मेरी तरह के स्टूडेंट होते हैं मेडिकल सेक्टर में जहाँ उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब जिस तरह इमेज में देख रहे हैं, इलस्ट्रेशंस मैंने ड्रॉ की, मैं हाईलाइट किया वह चीज़ें, फिर ये नई इमेजेस डाली हुई हैं। तो मैं इस तरह करता रहता हूँ और फिर ये मुझे मेरे लिए आसानी होती है। और मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि जब मैं उनको इस तरह के नोट्स शेयर करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, तो उनके लिए भी आसानी हो जाती है। तो मेरा पीछे लेक्चर्स बनाने के पीछे जो एंटायर मकसद है, तो यही है कि मैं आप लोगों के लिए भी आसानी पैदा कर सकूँ किसी न किसी वे में। ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेटर से बेटर एक्सप्लेन कर सकूँ, बेटर से बेटर अंदाज में ईजी बना सकूँ, निमोनिक्स ऐड करूँ, पिक्चर्स ऐड करूँ, इलस्ट्रेशंस ऐड करूँ। लेकिन फिर भी देखिए, इंसान गलती को पुतला है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, फिर भी कहीं मिस्टेक हो तो उसके लिए एडवांस में माजरत। और आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है, आपसे गुजारिश है कि बाकायदा अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ कमेंट्स में उसे वाज़ेह कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जो इसके अंदर उसके लिए भी इजी हो और फिर नेक्स्ट टाइम मैं भी उस पर काम कर सकूँ। सो प्रथम जो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है वो है ग्रोथ अडेप्टेशन, सेलुलर इंजरी एंड सेल डेथ। सो सबसे पहले हमें पैथोलॉजी को डिस्कस करना है। पैथोलॉजी है क्या? पैथोलॉजी का स्टडी और पैथोजेनेसिस, यानी किसी चीज़ में अगर कोई कॉज आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों आ रही है, हमें उसकी डेप्थ में जाना है, उसकी डिटेल्स में जाना है। उसकी काज, उसके रीज़न, उसकी डायग्नोसिस, ये तमाम चीज़ें हम कवर करेंगे। तो ये पैथोलॉजी में मतलब ये नहीं है, पैथोमा जो बुक हम पढ़ेंगे उसमें तमाम चीज़ यही होगा, सिम्टम्स उसके होंगे, उसके साथ ही डायग्नोसिस होगा, उसकी काजेस होंगे जिसे हम एटियोलॉजी मेडिकल ज़बान में कहते हैं, फिर उसकी प्रिवेंशन होगी, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है ग्रोथ अडेप्टेशन। ग्रोथ अडेप्टेशन क्या है कि अगर कोई चीज़ हमारे पास ग्रो कर रही है तो किस तरह ग्रो कर रही है, आप यानी उसे पॉजिटिव वे में ग्रो कर रहे हैं हो रही है, नेगेटिव वे में ग्रो हो रही है। अब यहाँ पे देखें, एन ऑर्गन इन होमियोस्टेसिस विद द फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन इट। सो स्ट्रेस का मतलब यहाँ पे दबाव है। ठीक है। अब जिस तरह आपके पास एक टेबल पे लैंप पड़ा था, आप उसको हल्का सा पुश करते हैं, तो पुश करने से क्या होगा, या तो वो यानी सरकेगा अपनी जगह से, मतलब मूव करेगा, या फिर वहीं रुका रखेगा। अगर आपकी फोर्स इतनी कैपेबल है कि आपने उसे हल्का सा पुश किया, वो आगे मूव कर गया है, तो ठीक। अगर नहीं किया है तो मतलब आपकी फोर्स इतनी इनफ नहीं थी। तो यहाँ देखिए, एन इंक्रीज, डिक्रीज और चेंज इन स्ट्रेस एंड ऑर्गन कैन रिजल्ट इन ग्रोथ अडेप्टेशंस। ठीक है। अब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, चेंज इन स्ट्रेस एंड ऑर्गन कैन रिजल्ट इन ग्रोथ अडेप्टेशन। अब आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। हमारे पास ये हर्ट है, अब ये हर्ट, हाँ ये मेरा ही हर्ट है ये एक हमारे पास हर्ट है। और ये हर्ट, आप एग्जांपल लें कि इसमें ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ा रहे, यानी एक पेशेंट्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, तो उनमें जब कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर यानी तेज़ ही रहेगा, हमेशा उनका बीपी हाई ही रहेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उनके ब्लड प्रेशर तेज़ होने की वजह से और उनकी जो ये हार्ट की सेल्स है वो इस चीज़ को अडेप्ट कर जाएंगे। ठीक है। उनके वाल्स हैं उस चीज़ को अडेप्ट कर जाएंगे कि भाई जो ब्लड प्रेशर तेज़ ही रह रहा है, तो उसके मुताबिक सेल्स अपने आप को ढाल लेंगे। और ये सेल्स का अडेप्टेशन, यानी जब यानी वो सेल्स काफ़ी अर्से से ये चीज़ देख रहे हैं तो वो अपने आप को इस चीज़ से अडेप्ट कर रहे हैं, तो ये है उसकी उनकी ग्रोथ अडेप्टेशंस। ठीक है। अब सर हमारे पास एक दो टर्म्स है, हाइपरप्लेशिया एंड हाइपरट्रॉफी। अब ये तमाम टर्म्स, हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी, डिस्प्लेशिया, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब नेक्स्ट में टर्म्स आए, जब हम पढ़ रहे होंगे तो हमें मुश्किल ना आए। ठीक है। अब यहाँ पे हाइपरप्लेशिया एंड हाइपरट्रॉफी। अब हाइपरट्रॉफी की जो एक सिंपल आपको याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रॉफी क्या होती है? ट्रॉफी होती है जो आमतौर पर इनाम मिलते हैं हमें। ठीक है। अब ये ट्रॉफी आमतौर पे जब हम इनाम मिलते हैं तो आप देखते हैं छोटे बड़े साइज में होती है। और ये छोटे छोटे बड़े साइज़ ही मतलब यानी साइज़ को दर्शाता है। ठीक है, साइज़ को शो करता है। और हाइपर, तो हाइपर मतलब वैसे यानी बड़ा, गुस्सा, गुस्सेल। ठीक है। तो हाइपरट्रॉफी मतलब सेल्स का बढ़ जाना, बढ़ जाना, ये सिर्फ यानी नंबर में नहीं, साइज में। तो हमारे पास सेल्स जहाँ दो तरह की ग्रोथ होती है, या सेल्स बढ़ जाते हैं यानी उनका नंबर बढ़ जाता है, या फिर सेल बड़ा हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को मज़ीद डिस्कस करेंगे। एन इंक्रीज इन द स्ट्रेस लीड्स टू एन इंक्रीज इन ऑर्गन साइज। ये तो हमें पता है कि अगर साइज़ यानी अगर स्ट्रेस हम बढ़ा रहे हैं तो वो ऑर्गन साइज पे इफेक्ट करेगा। ऑर्गन कोई भी हो सकता है। ठीक है। जिस तरह हमने
हार्ट की एग्जांपल ही, ब्लड प्रेशर तेज रहेगा तो हार्ट पे अल्टीमेटली फर्क पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, ओकर्स वी एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ हाइपरट्रोफी और द नंबर ऑफ हाइपरप्लेशिया सेल्स। मतलब वही बात उन्होंने की है कि हाइपरट्रोफी होगी, हाइपरट्रोफी मतलब सेल्स का साइज इंक्रीज करेगा। यहाँ फिर अगर नंबर बढ़ जाएंगे तो मतलब फिर उसे हाइपरप्लेशिया कहेंगे। अब हाइपरट्रोफी इन्वॉल्व्स जीन एक्टिवेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनेल्स। अब यहाँ पर देखिए हाइपरट्रोफी की बात हो रही, मतलब सेल का बढ़ जाना। अब जब सेल बढ़ेगा तो उसे मतलब उसे खुराक मिलनी चाहिए, उसके अंदर साइटोप्लाज्म कम हो गया यानी सेल साइज में बढ़ गया है, उसे ऑर्गेनेल्स उसकी यानी जितनी ज़रूरत है उसको यानी वो उतनी कम है। तो क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगी, प्रोटीन यानी एक्स्ट्रा बनेगी, उसमें प्रोटीन बनेगी, वो जीन एक्टिवेट करेगी और प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स जो यानी डबल हो जाएगी। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाएगी। फिर साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन जो एक पूरे सेल का ढांचा बनाता है वो जिससे सेल को मेंटेन रखता है। अब सब सेल बड़ा हो गया तो साइटोस्केलेटन में मजीद सही होंगे, ठीक है। सो जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन है वो है हाइपरप्लेशिया इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम स्टेम सेल्स। सो ये याद रखें, जो हाइपरप्लेशिया के जो नंबर जब बढ़ेंगे यानी 2 दुगनी 4 चुगनी यानी 2 टाइम्स 4 टाइम्स 4x 6x, तो जब सेल्स इतनी इस तादाद से बढ़ेंगे तो वो स्टेम सेल से ही बढ़ेंगे। हाइपरप्लेशिया हमेशा जब भी होगी वो हमेशा स्टेम सेल से होगी। अब जो दूसरी तरफ हाइपरप्लेशिया एंड हाइपरट्रॉफी जनरली होकर टुगेदर। अब ये हमारे पास एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब हमारी बॉडी में काफ़ी एक्सेप्शन है, लेकिन एक जो मेन आपको याद रखनी चाहिए वो है यूट्रस। अब यूट्रस कब ग्रो करता है, जब यानी और प्रेग्नेंट होती है, और जब प्रेग्नेंट होती है तो यूट्रस बढ़ता है। और यूट्रस आपने देखा होगा यूट्रस के अच्छा खासा साइज बढ़ जाता है। यूट्रस में क्या दोनों प्रोसेस एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं। वो क्या है प्रोसेस, एक तो हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी। एक तो सेल्स भी बढ़ रहे होते हैं, नंबर भी बढ़ रहे होते हैं, और ऊपर से ही सेल्स लार्ज भी हो रहे हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही थी, ये एक एक्सेप्शन समझ, लेकिन हाइपरप्लेशिया हाइपरट्रॉफी दोनों एट द सेम टाइम हो रहे थे। अब नेक्स्ट लाइन है परमानेंट टिश्यूज, कार्डिक मसल, इसमें कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल एंड नर्व्स। अब नर्व्स हमने शुरू से पढ़ा कि जब नर्व्स वगैरह को डैमेज हो जाती है तो वो दोबारा उनका ग्रो करना पाना बहुत मुश्किल होता है, यानी ना होने के बराबर होता है। तो ये भी एक एग्जांपल है, जिस तरह हम आप तरह देखते हैं कि किसी शख्स को फालिज हो जाए तो फालिज में रिकवरी बहुत बहुत स्लो होती है। तो यही वजह है कि ये सेल्स आमतौर पर ग्रो नहीं कर पाती, स्टेम सेल्स नहीं होते। तो हाउएवर कैन नॉट मेक न्यू सेल्स एंड अंडरगो हाइपरट्रॉफी ओनली। मतलब ये सेल्स तो नहीं बना पाते क्योंकि स्टेम सेल्स है नहीं, तो हम क्या ये करते हैं कि हाइपरट्रॉफी मतलब सेल बड़ा ही हो पाते हैं, ठीक है, ये इनकी होती है। फॉर एग्जाम्पल कार्डिक मायोसाइट्स अंडरगो हाइपरट्रॉफी नॉट हाइपरप्लेशिया। अब जो एग्जाम्पल पहले देखी थी कि जिस तरह ब्लड प्रेशर तेज रहे तो वो सेल्स क्या करेंगे, मायोसाइट्स जो हार्ट के सेल्स हैं वो हमेशा हाइपरट्रॉफी में जाएंगे, ना कि हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया मतलब दो दो से 4 सेल्स नहीं बनेंगे, मतलब सेल बड़ा ही होगा, ठीक है, एक सेल इंक्रीज इन साइज ही होगा, ठीक है। अब हमारे पास इसकी एक डायग्राम भी हम देख लेते हैं 1.1, जस्ट अ मिनट। ये रहा, देखिए ये है लेफ्ट वेंट्रिकुलर और ये है, ये देखिए ये कितनी हाइपरट्रॉफी हुई यहाँ पे, देखें ये साइज, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड ऑफ दी हार्ट है। तो यहाँ पे जो राइट साइड देखें ये यानी नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे ये इस सेल्स की हाइपरट्रॉफी हुई है और सेल्स की साइज अच्छा खासा इंक्रीज कर गया। तो ये देखें वाल्स कितनी कितनी ज़्यादा थिक हो चुकी है, ठीक है। तो अब वापस आते हुए, तो हम कहाँ पे थे जी। सो इन रिस्पॉन्स टू सिस्टमेटिक हाइपरटेंशन, वही हाइपरटेंशन जो आमतौर पे मरीज़ों को होती है, तो किसी भी स्ट्रेस की वजह से हो सकती है या फिर दूसरे रीजन हो सकते हैं। तो उस वजह से यानी जो हाइपरटेंशन होगी जिसमें उनकी आवाज़ ठीक हो रही है, जिस तरह हमने डायग्राम में देखी है, तो क्यों हो रही है, हाइपरप्लेशिया नहीं हुआ, हाइपरट्रॉफी भी है, सेल्स का साइज बड़ा है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, वो है बता रहा है कि पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया, पैथोलॉजी का मतलब यानी किसी डिजीज़ के जरिए। और किसी डिजीज़ के जरिए हाइपरप्लेशिया हो गया है, जिसमें मिसाल दे रहे हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया मतलब एंडोमेट्रियम का ऑपरेशन कैन प्रोग्रेस टू डिस्प्लेशिया एंड इवेंचुअली कैंसर। अच्छा, हमने एक एग्जाम्पल को पढ़ी थी जिसमें एंडोमेट्रियम यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसमें हाइपरप्लेशिया हाइपरट्रॉफी होती है। वो एक डिफरेंट केस है जब एक बच्चे की ग्रोथ हो रही है। यहाँ बात हो रही है पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया मतलब कोई डिजीज़ हो, जो हम आगे आई थिंक चैप्टर 12 या 13 इसमें आई थिंक ये वजाइना यूट्रस की तमाम डिजीज़ पढ़ेंगे, तो हमें मज़ीद इस डेप्थ में पढ़ेंगे।
तो ये चीज़ है कि सिस्टम जो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया होगा, जिसमें एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया की बात कर रहे हैं कि किसी भी कारण से हो सकता है कि अगर कोई हार्मोन ज़्यादा, एस्ट्रोजन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है या प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, तो वो हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे। तो क्या वो बता रहा है कि प्रोग्रेस टू डिस्प्लेशिया, डिस्प्लेशिया मतलब किसी सेल्स का यानी अपनी नॉर्मल ग्रोथ छोड़ के नई ग्रोथ अपना लेना। जैसे आमतौर पर हम कैंसर में देखते हैं कि अगर सेल इन दो सेल्स बनाने थे, अगर वो अपनी तरह से सही सही दो सेल्स नहीं बना रहे या फिर एक सेल से चार बना रहा है और जिस हर एक में कंटेंट कम है, तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ है, और एबनॉर्मल ग्रोथ हम डिस्प्लेशिया कहते हैं, ठीक है, मेडिकल टर्म में। सो वही कैंसर होता है। वो बात कर रहा है कि वो इवेंचुअली कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें पता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो तो इवेंचुअली कैंसर में जाती है, ठीक है। अब एक बात है, उन्होंने इसमें बात की एक्सेप्शन, नोटेबल एक्सेप्शन इज बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया BPH विच डज नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। अब हमारे पास एक एक्सेप्शन है, BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेटिक ग्लैंड है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। अब ये देखिए नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड कितना छोटा सा होता है आमतौर पे, और ये कहाँ पे, ये हमारे पास ब्लैडर है और ये हमारे पास यूरेथ्रा आ रहा है, तो इसके दरमियान है जो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहीं से होके हमारे पास यूरिन आता है। लेकिन अगर ये ग्रोथ कर जाए, अब हम इस ग्रोथ को कैंसर आमतौर यही कहते हैं ना कि वह यानी अगर सेल्स अन इवनली ये ग्रो करें तो उसे हम इसे कैंसर घोषित कर देते हैं, यही कैंसर कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर अगर हमारे पास एक एक्सेप्शन है कि BPH, ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, अगर ये होता है हमारे पास तो हम इसको कैंसर नहीं गिनते। इसको कैंसर ये एक नॉर्मल हो जाता है और बाद में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास दो तरह के कैंसर होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ कैंसर आर देयर, वन इज़ बिनाइन और दूसरा है मालिग्नेंट, ठीक है। अब जो बिनाइन है उसमें तो यानी एक तरह की ग्रोथ हुई एक जगह पे, वो वहीं पे स्टेगनेंट रहे, वहीं पे रुकी हुई है। लेकिन अगर वही ग्रोथ यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चली जाए तो वो मालिग्नेंट में आ जाती है। तो ये हमारे पास बेनाइन है, यानी बेनाइन मतलब अगर सपोज करें ये यहीं पे है, प्रोस्टेट कैंसर है, सॉरी अगर प्रोस्टेट यहाँ पे है तो प्रोस्टेट यहाँ पे ही रहेगा, तो ये बॉडी में ग्रो नहीं करेगा, एक्स्ट्रा प्रोलिफरेट नहीं करेगा, तो इससे हमें डर नहीं है। तो ये बेनाइन है, तो हमें इससे डर नहीं है। अब ये बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया की कुछ सिम्टम्स मैं आपसे डिस्कस करता रहता हूँ। जैसे कि अगर जो पेशेंट्स होते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया नॉर्मल, ऐसा है कोई बहुत एक्सट्रीम डिजीज़ नहीं है। इसमें क्या होता है कि आमतौर पे पेशेंट उठ उठ के रात को पेशाब के लिए जाते हैं, या फिर जब पेशाब करते हैं तो जो पेशाब की धार होती है वो कॉन्स्टेंटली नहीं होती, यानी आसा के एक होता है ना कि फ्लो में होती, वो नहीं, रुक रुक के आता है पेशाब, या फिर पेशाब के एंड पे उनको ऐसा महसूस होता है कि उनका ब्लैडर है वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हुआ, या फिर कि पेशाब के कतरे भी ज़रा ज़रा गिरते रहे। तो ये चीज़ें, ये सिम्टम्स हैं। लेकिन खैर इसको हम एंड पे आई थिंक चैप्टर 11 जब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पैथोलॉजी आएगी तो वहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमारा एंड होता है हाइपरप्लेशिया एंड हाइपरट्रॉफी।